हेलो गाइस, तो आज हम क्लास 6 का ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तो आज हम देखने वाले हैं कि ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर क्या होते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो गोलाकार नहीं है। तो जहाँ हमारी जो पृथ्वी है, जहाँ पे हम रहते हैं, हमारी पृथ्वी पे ही हम रहते हैं, तो वो जो हमारा पृथ्वी है वो गोलाकार नहीं है, मतलब कि गोल नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी जो है वो चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। तो यहाँ में हमें बोला गया है कि हमारी जो पृथ्वी है वो उत्तर एवं दक्षिण में क्या है, ध्रुवों पर जो है वो थोड़ी चपटी हुई है और मध्य में बीच में क्या है, थोड़ी सी उभरी हुई है। तो आगे हम बढ़ते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो हमारे यहाँ बोला है कि ग्लोब जो है वो पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, तो यहाँ हमारा जो है ये ग्लोब बना हुआ है। यह है हमारा ग्लोब, पूरा पृथ्वी, ये इसका अक्ष है। यहाँ पे ये हो गया इसका अक्ष। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि ग्लोब जो है वो विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते। पॉकेट में रखे योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। तो इसमें हमें बोला गया है कि ग्लोब जो है उसको हम अगर पेपर का हो या फिर छोटा हो तो उसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर हमारा बड़ा ग्लोब हो तो उसको हम कहीं नहीं ले जा सकते। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। तो जैसे कुम्हार का पहिया या फिर लट्टू जैसे घूमता है, वैसे ही ग्लोब भी घूमते रहता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे में हमारा है कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। तो पृथ्वी के समान जो है किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना वो कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बनाई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हमें जो कोई भी गोला है वहाँ पे बिंदु की स्थिति वर्णन करना बहुत ही कठिन है। और इसमें बोला है हमारा कि इसमें किसी भी स्थान की स्थिति को कैसे बताया जा सकता है। तो कोई भी बिंदु रेखाओं को बताना बहुत ही मुश्किल है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे में हमारा है कि आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। तो एक सुई जो है वो ग्लोब में झुकी हुई अवस्था की स्थिति में होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। तो अक्ष क्या होता है? अक्ष होता है कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। और आगे है हमारा कि ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव होते हैं, दक्षिण ध्रुव है। तो ग्लोब जो है वो दो बिंदु जिनसे होकर गुजरती है उसे उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। और आगे है हमारा कि ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। तो जैसे कि हम ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति हम घुमा सकते हैं पश्चिम से पूर्व। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है,
जो एक काल्पनिक रेखा है। तो हमारी पृथ्वी में कोई भी ऐसी सुई नहीं है जो अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। जो भी है वो एक काल्पनिक रेखा है, लोगों ने अपने मन से बनाया है, कल्पना की है कि ऐसी हो सकती है, लेकिन वास्तव में नहीं होती। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। तो यहाँ में बोला है कि ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है कौन? विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त कहा जाता है उसे, विषुवत वृत्त। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो ये जो हमारा यहाँ पृथ्वी बना हुआ है, इसके ऊपर भाग जो है, इसका ऊपरी भाग जो है, इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और ये नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। ये हो गया क्लियर हमारा। तो ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। ये दोनों बिल्कुल भी आधे में है, एक दक्षिण में है और एक दक्षिण के भाग को दक्षिणी ध्रुव, और ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा, इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। तो अक्षांश रेखाएं को ही समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा क्या होता है? विषुवत वृत्त के ध्रुवों पर स्थित सभी समांतर वृत्तों को समांतर रेखाएं कहते हैं। ये जो हमारा यहाँ पे खींचा हुआ है, ये दो बहुत सारी हैं, इसे ही हम समांतर रेखा कहते हैं। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, भी है, यहाँ भी है। ये हो गया हमारा समांतर रेखा है, जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। तो विषुवत वृत्त जो है वो शून्य जो है अंश अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। तो यहाँ हमें बोला गया है कि विषुवत वृत्त से जो है वो दोनों तरफ के जो ध्रुव हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों जो है वो पृथ्वी के चारों ओर जो है उसके वृत्त का 1/4 है। पता है इसका माप जो है वो क्या होगा? इसका माप जो है वो 360 डिग्री का अंश का है, और प्रत्येक जो है 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश तथा ध्रुव को दर्शाता है, तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। तो आगे बढ़ते हैं। आगे में हमारा है कि इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। तो जो विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश। इसको हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं, जो उत्तर दिशा में समांतर रेखाएं खींची गई है। ये हो गया हमारा उत्तरी अक्षांश। तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। और यहाँ जो नीचे में समांतर रेखाएं बनी हुई है उसे हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ इसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण
अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील जो है वो दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोंट विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजोंट 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर हो जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। यहाँ हमारा अक्षांशों का आकार घटता गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा दिया है कि महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध। तो ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव, इधर हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव। ये हमारा उत्तरी शीत कटिबंध हो गया, ये उत्तर ध्रुव वृत्त हो गया। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध हो गया, ये एरिया है, यहाँ कर्क रेखा है क्योंकि हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है कर्क रेखा। यहाँ हो गया, यहाँ पे हमारा जो वेदर है वो उष्ण कटिबंध है। वातावरण यहाँ विषुवत वृत्त है, मकर रेखा है। दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध है, यहाँ दक्षिण ध्रुव वृत्त है, दक्षिणी शीत कटिबंध है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। ये हैं, तो यहाँ हमारा दिया हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तर में है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो है वो 23.5 डिग्री दक्षिण में है। विषुवत वृत्त के 66 डिग्री 66 डिग्री जो है वो उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है। विषुवत रेखा के 66 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। यहाँ हमारा चित्र में दिया हुआ है, पहले हम यहाँ पढ़ते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। तो यहाँ समझने वाला बात यह है कि जो कर्क रेखा है एवं मकर रेखा, दोनों रेखा जो है वो पृथ्वी में खींची गई है, काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा और मकर रेखा ये दोनों जो है, दोनों के बीच के सभी अक्षांश जो हैं, तो सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है। उसके बाद इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध यह कहाँ होता है? मकर रेखा एवं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। तो कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ है? तो यहाँ हम देखते हैं, ये हो गया हमारा मकर रेखा, ये हो गया हमारा कर्क रेखा। दोनों के बीच में जो है वो सूर्य की प्रकाश सबसे ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमारा है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो सूर्य चमकता है दोपहर के समय, वो और कहीं भी नहीं चमकता है। किसी भी मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के अलावा कहीं और नहीं चमकता, दोनों के बीच में ही। ध्रुव की तरह सूर्य की किरणों तिरछी होती है। ध्रुव की तरह क्या होती है? सूर्य की किरणें तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी
ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो अब हमारा आगे है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव जो है वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड होती है। तो ठंड कहाँ होती है? उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच में के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो अब देखते हैं हम कि देशांतर क्या होता है। तो देशांतर क्या होता है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। अब देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, प्रशांत महासागर में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है टोंगा द्वीप। वो क्या है? टोंगा द्वीप। एवं हिंद महासागर में है स्थित एक मॉरिसन द्वीप। एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाले संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं। तो अब देखते हैं, हमारा यहाँ बोला गया है कि सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश जो है वो तेज तथा कम पर फैलता है सीधा, और अगर तिरछा हो तो टॉर्च का प्रकाश जो है वो कम तेजी परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है। और यहाँ हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध, यहाँ हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध, हो गया हमारा देशांतर तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं। तो अर्धवृत्त क्या होता है? आधा वृत्त हो गया अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त क्या होता है? फिर से एक बार देखते हैं हम कि प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरह बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर के यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज की ब्रिटिश जो राज्य है वहाँ वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली जो है वहां से गुजरती है याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर से गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कि इसका मान जो है वो इसका मान जो है वो 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। तो एक पश्चिमी उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध में समान भाग में विभाजित करते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा दक्षिण के लिए अक्षर प का प्रयोग होता है। पूर्व के लिए पू का
तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यानी उत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। तो जो हमारा 180 डिग्री पूर्व है वो 180 डिग्री पश्चिम यानी उत्तर, ये दोनों है जो वो एक ही रेखा पर स्थित है। अब जो है वो ग्लोब पर अक्षांश जो है वो रेखाओं एवं देशांतर यानी उत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। तो ये हमारा यहाँ पे ग्रिड बना हुआ है, ये है प्रमुख यामी उत्तर। ये जो है वो दो रेखा पर है। पहला जो यहाँ हम पढ़े थे, ग्लोब पर अक्षांश जो है वो रेखाओं के देशांतर यानी उत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। तो ये हो गया हमारा ग्रिड, ये है हमारा ग्रिड। तो यहाँ दो रेखा जो है वो एक ही प्रमुख यानी उत्तर पर स्थित है। दक्षिणी और पूर्वी, पश्चिम और पूर्व दोनों यामी उत्तर एक ही रेखा पर है। प्रमुख यामी उत्तर। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। अगर हमें किसी एरिया का पता है तो हम उसको ग्लोब पर आसानी से उसका पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। तो यहाँ हमारा पूरा ग्लोब का भाग बना हुआ है कि इधर जो है ये हमारा प्रशांत महासागर है, यहाँ हमारा हिंद महासागर है, हमारा भारत के नीचे में जो है वो है हिंद महासागर। यहाँ हो गया हमारा अटलांटिक महासागर और यहाँ अमेरिका के बगल में है प्रशांत महासागर। तो ये हो गया चारों महासागर। यहाँ हमारा ये है हम चाइना, यहाँ है हम जहाँ हमारा इंडिया जहाँ हम रहते हैं। ये हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, ये हो गया ग्रीनलैंड, ये हो गया इंग्लैंड। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट देशांतर और समय। तो अब देखते हैं समय का क्या है। तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः मतलब कि रात और दिन हर दिन होते हैं। अतः जो है वो स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामी उत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, सूर्य जो है वो सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय जो है वो याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। तो यहाँ मैं बोला है कि सूर्य जो है वो आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, तो समय का याम्योत्तर क्या होगा, तो वहां पे दोपहर होगी। क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। तो यहाँ पे हमारा एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, यहाँ बोला है कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब चक्कर लगाती है। ये जो हमारा एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको 4 को ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी जो है वो किस दिशा में अपनी चक्कर लगाती है, तो पश्चिम से पूरब दिशा में। तो अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं, उनका जो समय है वो ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा जो दक्षिण में है उनका समय जो है वो पीछे होगा।
अतः ये तो 2.8, तो ये कहाँ है? 2.8 हमारा यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ हमारा ग्रीनिच दिया हुआ है, तो ये था हमारा, ये इसमें ये हमारा ग्रीनिच दिया हुआ है। यहाँ पे बताया गया है कि समय हमारा कैसे होगा, ये हमारा आगे, यहाँ पे पीछे, यहाँ पे पीछे, यहाँ पे आगे। तो अब देखते हैं हम कि समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। तो ये भी हमारा यहाँ पे एक पॉइंट है कि पृथ्वी जो है वो लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। ये भी बहुत ही अच्छा है, इसको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक पॉइंट हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं। अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लाइन। वह जो है वो 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, जो ग्रीनिच है वहाँ जब 12 बजते हैं, तो तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुना 4, तो 60 मिनट। अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन तो यहाँ हमें बोला है कि ग्रीनिच में जब 12 बजेगा तो वहाँ जो है 15 डिग्री उसके पूरब में क्या होगा, 1 बजेगा, 1 घंटा आगे पीछे। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय जो है वो ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा। तो ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम में है, उसका 1 घंटा जो है वो पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बज रहे होंगे। इसी प्रकार जो है जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य में रात्रि होगी। जब ग्रीनिच के दोपहर में 12 बजेंगे तो उस समय जो है वो ग्रीनिच का दोपहर का 12 बज रहा होगा ग्रीनिच में, तब जब जहाँ 180 डिग्री मध्य है वहाँ रात्रि होगी। इसके यहाँ ग्रीनिच हमारा। तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, जब सूर्य जो है वो अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, तो दोपहर में जो है वो उस समय घड़ी में 12 बजते हैं। जब सूर्य जो है अपने उच्चतम बिंदु पर होती है तो वो कहीं भी रहे, लेकिन दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान पर स्थानीय समय होगा। अब देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। स्थानीय समय जो है वो इसमें दिया है कि देशांतर याम्योत्तर पर जो है वो सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं, तो मानक समय क्या होता है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर। तो भारत का मानक याम्योत्तर क्या है, ये हम यहाँ पढ़ेंगे कि अंतर होता है। तो हमारा लास्ट पेज यही है, इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा है कि अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से जो है वो होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियाँ, उस देशांतर से जो रेलगाड़ियाँ गुजरती है के लिए समय जो है वो सारणी तैयार करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ट्रेन तो हर जगह से जाती है। भारत में गुजरात के द्वारक तथा असम के डिब्रूगढ़, जो गुजरात का द्वारक है और असम का डिब्रूगढ़, ये स्थानीय समय से लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। यहाँ पे जो
असम का डिब्रूगढ़ है और गुजरात का द्वारक। यहाँ दोनों में जो है वो 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से क्या होगा, होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। स्थानीय, इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय रेखा माना जाता है। तो आगे हमारा दिया हुआ है कि भारत में 82.5 डिग्री पूर्व और 82.5 डिग्री पूर्व को मानक याम्योत्तर माना जाता है। तो भारत में जो है वो 82.5 डिग्री पूर्व को मानक याम्योत्तर माना जाता है। मतलब कि यहाँ ये हो गया हमारा मानक याम्योत्तर, यहाँ हो गया हमारा मानक याम्योत्तर। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। हमारा एक स्टोरी दिया हुआ है कि कबीर जो है वो भोपाल के निकट, भोपाल के नजदीक है एक छोटा सा गांव, वहां पे रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है, उसका जो एक मित्र है आलोक, उससे वो कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। वे जो है वो रात को आज नहीं सो पाएंगे क्योंकि भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह में शुरू होगा। तो यहाँ बोला है कि क्रिकेट मैच जो है वो लंदन में होगा, भारत और इंग्लैंड के बीच 2 बजे अपराह में शुरू होगा। अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? तो दोनों के बीच जो है वो क्रिकेट होगा और वहाँ का जो समय है 2 बजे, तो यहाँ होगा 7:30 बजे स्टार्ट। तो इसलिए वह कहता है कि मैं रात को नहीं सो पाऊंगा। तो भारतीय जो है वो ग्रीनिच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में जो स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीचिन समय से 5 मिनट 5 घंटा 5 घंटा 30 मिनट 5.5 घंटा जो है वो आगे है ग्रीनिच से। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। जब लंदन में जो है वो 2 बजेगा तब यहाँ पे इंडिया में 7:30 बजेगा। इसलिए यहाँ है कि कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जा गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार और देख लेते हैं हम। यहाँ जो हमारा है ये ग्रीनिच है और यहाँ पे जो है इसका टाइम बताया गया है कि 15 डिग्री जो आगे और पीछे होगा वहाँ पे कितने फर्क और नहीं होते हैं। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि इंग्लैंड में जब 2 बजेगा दोपहर के 2, तब यहाँ पे इंडिया में 7:30 बजेगा। तो ये हो गया डिफरेंट दोनों में 5.5 घंटों का। तो हमारा जो चैप्टर 2 था क्लास 6 का ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, तो ये कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।